में हम देखने वाले हैं फिनॉल के रिएक्शंस। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे हम फिनॉल के देखेंगे, जैसे हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन। सो ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपका टॉपिक है, उसके बीच बीच से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। क्योंकि इसमें बीच बीच से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा फिनॉल के और भी काफी रिएक्शन हो चुके हैं, जो कि आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर में जो है वो मिलेंगे, तो चेक जरूर करें। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हेलोजनीकरण, जिसे हम कहते हैं हेलोजिनेशन। तो हेलोजनीकरण मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम फिनॉल के साथ हेलोजन का जो है वो, इसमें जो है वो हेलोजन का जो है वो रिएक्शन कराएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे Br जो है वो लिया हुआ है, ब्रोमीन हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है वो एक दो बार एग्जाम में आ चुका है कि क्या होगा अगर हम फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ जो है वो करा दे। तो आपको पता होना चाहिए कि फिनॉल का रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन के साथ कराएंगे तो हमें 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल जो है वो प्राप्त होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन कहने का मतलब है कि अगर हम हेलोजिनेशन पढ़ रहे हैं तो उसके रिएक्शन में जो उसके रिएक्शंस होते हैं उससे क्वेश्चन जो है वो निकलता है। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। या फिर ये पूछा जा सकता है कि आप फिनॉल से 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल जो है वो कैसे प्राप्त करोगे। तो चीजों को चाहे इधर से पूछे या इधर से, दोनों तरफ से आप लोगों को जो है वो नाम याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने लिया हुआ फिनॉल, हेलोजनीकरण करेंगे हम इसका, मतलब हेलोजन से इसका रिएक्शन करेंगे 3Br2। तो ये जब हम इसका फिनॉल का रिएक्शन Br के साथ कराते हैं 3Br के साथ, तो क्या होता है, ये जो Br होते हैं उसके ऑर्थो पैरा पोजिशन में आकर के जो है वो जुड़ जाते हैं। तीनों तरफ यहाँ पे देख रहे हो ऑर्थो पैरा पोजीशन में आकर के तीनों Br जो है वो चिपक जाते हैं। तो आपका बन जाता है 2,4,6, क्योंकि 2 एंड मतलब दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे और छठवें नंबर पे Br जो है वो जुड़ा हुआ है। ट्राई ब्रोमो, क्योंकि 3 ब्रोमो है फिनॉल, तो इसे हम सफेद अवक्षेप भी कहते हैं। रीजन बताऊंगी यहीं पे आकर के जो है वो क्यों जुड़ते हैं ये Br। और लास्ट में आपका बन जाता है HBr, क्योंकि यहाँ पे Br जो है वो 2 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो Br मतलब जब Br जो है वो, एक Br जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाता है और एक में जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वो ऑर्थो पैरा पोजीशन में आकर के जुड़ते हैं, और जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होते हैं वो यहाँ पे जो H आपका होता है फिनॉल के हर एक कोने में, जैसे कि पता है आपको हाइड्रोजन होता है, उसके साथ HBr बन के जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो अगर आप ये चीज को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट आपको इतना आप लोगों को बनाना पड़ेगा कि अगर हम फिनॉल का रिएक्शन Br 3Br के साथ जो है वो कराते हैं तो जो 3 Br होते हैं वो इनके ऑर्थो पैरा पोजीशन में आकर के जो है वो जुड़ जाते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि इसके ऑर्थो पैरा पोजीशन में ही आकर के जो है वो क्यों जुड़ते हैं, क्या रीजन है कि इसके ऑर्थो पैरा पोजीशन में आकर के जो है वो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, आप लोगों ने अगर फिनॉल के एसिडिक नेचर के बारे में देखा होगा वीडियो, तो आप जिन स्टूडेंट ने देखा होगा उनको अच्छे से पता होगा रेजोनेंस के बारे में। फिनॉल जो है वो, फिनॉल के जो फिनॉक्साइड आयन होते हैं, मतलब जलीय माध्यम में फिनॉक्साइड आयन बनाते हैं, मतलब O में जो है वो निगेटिव चार्ज होता है, H+ जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये जो फिनॉल के फिनॉक्साइड आयन होते हैं वो रेजोनेंस प्रदर्शित करते हैं। रेजोनेंस कहने का मतलब है कि जैसे कि पता है ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस रिंग में जो है वो ढकेलते हैं या इस रिंग में जो है वो ट्रांसफर करते हैं, और इनके जो ऑर्थो पैरा पोजीशन वाले कार्बन होते हैं उनमें जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि इनके जो ऑर्थो पैरा पोजीशन होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉनों की जो मतलब उनकी जो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी होती है, आप जिसे कहो घनत्व होता है, वो ज्यादा होता है। अब जैसे कि यहाँ पे Br+ है, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो वो कहाँ आकर के जुड़ेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा रहेगी, एक प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो इनके जो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी जहाँ पे ज्यादा है, जिस पोजीशन पे, वहीं पे ही आकर के जो है वो जुड़ेगा। तो अब अगर आपके मन में जो और अगर डाउट हो कि ये सब कैसे हो रहा है, तो एक बार आप एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल वाला वीडियो देख लीजिएगा। वहां पे मैंने इसको काफी डिटेल में समझाया है कि रेजोनेंस जो है वो फिनॉल में कैसे होता है और क्यों एसिडिक नेचर जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि ये ऑर्थो पैरा पोजीशन में आकर के फिनॉल के जो है वो क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे रिएक्शन देखे हैं जिसमें कभी ऑर्थो पोजीशन में आकर के जुड़ जाते हैं कोई ग्रुप, कभी पैरा पोजीशन में आकर के जुड़ जाते हैं। और एक चीज और, ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन के बारे में भी अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आपको फिनॉल के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस कारण कहती हूँ कि जो भी फिनॉल के वीडियोस हैं उसको शुरू से देखिए,
शुरू से देखोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ आते जाएगा। अचानक से कोई भी बीच से वीडियो देखोगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट है आप शुरू से वीडियो देखिए, आपको ये छोटी छोटी चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर जो है वो हो जाएगी। तो ये तो आपको क्लियर हुआ कि फिनॉल के साथ अगर हम हैलोजन का रिएक्शन कराते हैं तो हमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल व्हाइट और छेप के रूप में जो है वो व्हाइट मटेरियल के रूप में हमें जो है वो प्राप्त होते हैं। तो ये हुआ आपका पहला मोस्ट एमपी क्वेश्चन। अब हम हैलोजिनेशन से ही एक और रिएक्शन देखते हैं। अब सेकंड ये भी पूछा जा सकता है कि जब फिनॉल CH2 CCl4 के प्रेजेंस में ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होगा। हम लोगों ने Br2 लिया हुआ है, फिनॉल लिया हुआ है। फिनॉल का रिएक्शन हम Br2 के साथ कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, CH2 के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक Br जो है वो मतलब इसमें जो है वो दो प्रकार के हमें जो है वो प्राप्त होंगे। एक तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होगा, दूसरा पैरा ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पे जो आप Br देख रहे हो उसमें से जो या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे आकर के जुड़ सकता है या फिर जो है वो पैरा पोजीशन पे आकर के जो है वो जुड़ सकता है। डिपेंड करता है कि हम उसको कितना गर्म कर रहे हैं। जितना ज्यादा हम उसे टेम्परेचर देंगे, अगर हम उसे कम टेम्परेचर देंगे तो वो ऑर्थो पोजीशन में आकर के जुड़ेगा, जो Br होगा वो ऑर्थो पोजीशन पे आकर के जुड़ेगा। अगर हम उसे ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो उसके पैरा पोजीशन पे आके जुड़ेगा। तो इस चीज को आपको क्लियर याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को एकदम मैकेनिज्म में आप मत जाइए, मैकेनिज्म लिख लिख के पूरा अपना ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपना माइंड को मत वो कीजिए। बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है, सिंपल सा चीज है, एक लाइन में आप लोगों को रिएक्शन एग्जाम में जो है वो देना है। अगर हम फिनॉल का रिएक्शन Br2 के साथ कराते हैं CCH2 के प्रेजेंस में तो हमें दो प्रकार के जो है वो प्राप्त हो सकते हैं, या तो O ब्रोमोफिनॉल प्राप्त हो सकता है या तो P ब्रोमोफिनॉल जो है वो प्राप्त हो सकता है। तो ये हुआ गाइस। सेकेंड रिएक्शन हम देखते हैं सल्फोनीकरण, जिसे हम कहते हैं सल्फोनेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, हम फिनॉल का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराएंगे तो हमें दो प्रकार के कंपाउंड फिर से जो है वो प्राप्त होंगे। सेम सारा रिएक्शन जो है वो सेम एज इट इज है कि एक जो है वो ऑर्थो पोजीशन में आकर के जुड़ता है और दूसरा जो है वो पैरा पोजीशन में आकर के जो है वो जुड़ जाते हैं। तो फिनॉल का रिएक्शन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि H2SO4 से इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या निकलता है। तो यहाँ पे SO3H जो है वो निकलता है, जिसमें जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो जितना मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अगर हम कम टेम्परेचर पे इसे जो है वो गर्म करते हैं तो ये जो SO3H है वो इसके ऑर्थो पोजीशन पे आकर के जुड़ेगा, और अगर ज्यादा टेम्परेचर पे हम इसे गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे तो ये जो है उसके पैरा पोजीशन में आकर के जो है वो जुड़ जाएगा। इसे हम कहेंगे ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक एसिड, और ये वाला जो हमारा बनेगा उसे हम कहेंगे पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। फिर हम देखते हैं अगर हम इसे बहुत ज्यादा गर्म करें तो क्या होगा। अगर हम इसे लॉन्ग टाइम तक गर्म करते हैं तो ये जो SO3H है वो इसके एक जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे आकर के जुड़ जाएगा और एक जो है वो पैरा पोजीशन पे आकर के जुड़ जाएगा, जिसे हम कहते हैं 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड। 2 क्योंकि सेकंड नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है डाइसल्फोनिक क्योंकि यहाँ पे 2 है डाइसल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पे बस यही चीज आप लोगों को याद रखना है। फिनॉल के जितने भी आपके रिएक्शन है, चाहे वो नाइट्रेशन हो, हैलोजिनेशन हो या सल्फोनेशन हो, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज्यादा आप लोगों को जो है वो ध्यान देना है कि कौन से पोजीशन में आकर के जो है ये सारा चीज जो है वो जुड़ रहा है। तो ये हुआ गाइस आप लोगों का सल्फोनेशन। अब हम देखते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रिकली स्टार्ट करते हैं हम, जिसे कहते हैं नाइट्रेशन। सेम जैसे हम लोगों ने सल्फोनेशन में पढ़ा, सेम वैसा ही यहाँ पे आपका नाइट्रेशन में ही होगा। फिनॉल का रिएक्शन जब हम HNO3 के साथ कराते हैं, NO3 आ गया मतलब क्या, नाइट्रीकरण हो रहा है, वहां पे नाइट्रेशन हो रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 जो है वो लिया हुआ है, फिर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 भी लेंगे। तो अगर हम लोगों ने डाइल्यूट HNO3 जो है वो लिया हुआ है तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आपका निकलेगा NO2, जिसे पॉजिटिव चार्ज है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब ये जो है वो इसके ऑर्थो पोजीशन में आकर के जुड़ जाएगा और दूसरा जो है वो पैरा पोजीशन में आकर के जुड़ जाएगा। डिपेंड करता है कि हम इसे कितना गर्म करते हैं। कम गर्म करेंगे तो ऑर्थो पोजीशन में आकर के जुड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर में गर्म करेंगे तो पैरा पोजीशन में आकर के जो है वो जुड़ जाएगा। इतना तो आपको क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो पैरा में जो है वो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा होती है, इस वजह से ये जो है वो आकर के जुड़ते हैं। ये तो हुआ आपका डाइल्यूट HNO3। अब अगर हम इसे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में अगर हम इसे गर्म करते हैं तो क्या होगा। फिनॉल का रिएक्शन हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में गर्म किया, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल आपका जो है वो NO2 जो है वो निकलेगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा गया है
कि आप फिनॉल से जो है वो पिक्रिक अम्ल जो है वो कैसे बनाएंगे, पिक्रिक एसिड जो है वो कैसे बनाओगे। तो आप लोगों को ये वाला रिएक्शन यहाँ पे लिखना होगा कि जब हम फिनॉल का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कराते हैं तो हमें जो है वो पिक्रिक एसिड जो है वो प्राप्त होता है। ये है 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल। जो NO2 होता है आपका वो तीनों पोजीशन में आकर के जुड़ जाते हैं, दूसरे पोजीशन में भी, चौथे पोजीशन में भी और छठवें पोजीशन में भी। जहां जहां उनको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा दिखती वहां पे आके NO2 जो है वो जुड़ जाते हैं। तो ये होगा आपका 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल, जिसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं। इस रिएक्शन को आप अच्छे से देखिएगा, 1 नंबर के लिए आता है। आपको ज्यादा मैकेनिज्म एकदम अंदर तक जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस इतना ही लिखोगे आपको फुल मार्क्स 1 नंबर जो है वो मिल जाएंगे। तो ये हुआ गाइस इसका नाइट्रेशन। लास्ट में हम देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी बहुत ही इजी है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को ऐड करना। किसके प्रेजेंस में, हम लोग यहाँ पे कोई रिजेंट लेते हैं Na2Cr2O7 H2SO4 के प्रेजेंस में जब हम फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें पी बेंजोक्विनोन जो है वो प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसकी संरचना बनेगी। फिनॉल के क्रोमिक एसिड द्वारा ऑक्सीडेशन से संयुग्मी डाइकीटोन बनता है जिसे बेंजोक्विनोन कहते हैं। वैसे एकदम ये सब क्वेश्चन जो है वो ज्यादा नहीं आते हैं, बट आप लोगों को नॉलेज के लिए ही बस आप इतना याद रखिए कि अगर हम फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें पी बेंजोक्विनोन जो है वो प्राप्त होते हैं। तो इसमें भी आप उतना मैकेनिज्म में डिटेल में मत जाइए, क्योंकि इसमें कभी भी मैकेनिज्म आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा और आप लोगों को इस प्रकार से जो है वो लिख देना है। तो ये हुआ गाइस आज का आपका वीडियोस। वैसे हमारे फिनॉल चैप्टर के जो जितने भी नोट्स हैं वो कंप्लीट होने ही वाले हैं। मुश्किल से 1-2 वीडियो और बचे हैं। तो अगर आप लोगों को फिनॉल चैप्टर में कोई भी डाउट हो, कोई टॉपिक छूट रहा है या फिर मैं आपके सिलेबस में कुछ और भी ऐड है, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि फिनॉल चैप्टर के कंप्लीट होने के पहले मैं उस पर जो है वो वीडियो बना दूंगी। क्योंकि एक बार फिनॉल चैप्टर एंड हो जाएगा तो फिर उस पर वीडियो बनाना फिर से जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो 1 ही 2 वीडियो हम और देखेंगे फिनॉल चैप्टर से, फिर आपका जो है वो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, मतलब फिनॉल के भौतिक गुण, इसके यूजेस भी देखेंगे और फिनॉल टेस्ट भी देखेंगे। कौन कौन से फिनॉल टेस्ट होते हैं, उनका नाम क्या है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फिनॉल टेस्ट का नाम जो है वो आता है। तो बहुत ही इजी टॉपिक है आज का। और फाइनली आप लोगों का फिनॉल चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। जितने भी रिएक्शन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, वो ऑलरेडी हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और एग्जाम में भी इन्हीं जो मैं आप लोगों को 12-13 क्वेश्चन बताई हूँ, 12-13 टॉपिक जो नोट्स दी हूँ, सारे नोट्स वैसे बीएससी सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो उन्हीं में से आपके क्वेश्चन जो है वो आते हैं, उससे एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ नहीं आता है। 1-2 रिएक्शन आपके बचे होंगे, वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं लगे, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया है। तो अगर आप फिनॉल चैप्टर की तैयारी कर रहे हो, 12 से 13 क्वेश्चन की बस आप लोगों को तैयारी करना है। इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा रिएक्शन को आप मत देखिएगा, इतना काफी है आपके लिए। और दूसरी चीज ये कि मैं यहाँ फिनॉल में आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि जो मैं 12 से 13 नोट्स आप लोगों को दी हूँ वो सारे इम्पोर्टेंट है। उसमें से कोई भी 3 या 4 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। और जो नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन मैं आप लोगों को बताई, जैसे गाटरमान रिएक्शन हो गया, रीमन टाइमन रिएक्शन हो गया, इसमें से जो नेम वाले ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वही सब चीजें जो है वो पूछे जाते हैं। कम से कम उसमें से 3 रिएक्शन जो है वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो विथ मैकेनिज्म आप लोगों को वो सारे रिएक्शन की जो है वो तैयारी करना है। बस हम फिनॉल में इसके बाद केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आते हैं। और आपकी यूनिवर्सिटी में भी आते होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है 1 नंबर के लिए। तो जरूरी है कि हम 20 से 30 क्वेश्चन देख लेंगे फिनॉल का, आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी जो है वो तैयारी हो जाएगी। तो ये हुआ आपका हमारा कंप्लीट फिनॉल। सारे वीडियोस आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिलेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आखिर फिनॉल होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को फिनॉल के इंट्रोडक्शन में ही बताया था पहले, कि फिनॉल, जैसे कि आप लोग घर में साफ सफाई करने के लिए जो फिनॉल यूज करते हो, वही चीज जो है वो फिनॉल कहलाता है। उसी चीज के बारे में हम लोगों ने अब तक पढ़ा है। ये जो फिनॉल होता है वो रंगहीन द्रव होता है, लेकिन ये कलरफुल क्यों होता है? जब हम इसे खुला छोड़ देते हैं, वायु के साथ इसकी क्रिया हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उस सिचुएशन में ये जो है वो ब्राउन कलर का जो है वो हो जाता है। लेकिन वैसे तो देखा जाए तो ये जो फिनॉल होता है वो कलरलेस होते हैं। फिनॉल खुले हवा में ऑक्सीकृत होकर, मतलब ऑक्सीडेशन इसका होकर के ब्राउन कलर का हो जाता है। तीसरा है, यह एक विषैला पदार्थ है, मतलब थोड़ा सा जहरीला पदार्थ। अगर स्किन में गिरता है तो फफोले आने के या स्किन जलने के जो है वो चांसेस होते हैं। यह दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। जैसा कि आपको पता है फिनॉल का जो है वो एसिडिक नेचर होता है,
और ये जो होते हैं वो नीले लिटमस को जो है वो लाल कर देते हैं, क्योंकि इनमें एसिडिक नेचर होता है। फिनॉल का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट 42 डिग्री सेल्सियस होता है, कम होता है फिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट, काफी कम होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्वथनांक, वो 183 डिग्री सेल्सियस होता है। फिनॉल वाटर में आसानी से घुल जाता है, पानी में अगर हम घोले तो काफी जल्दी घुल जाता है फिनॉल। इसकी विशिष्ट फिनॉलिक गंध होती है, एक विशेष प्रकार की इसमें जो है वो स्मेल पाया जाता है फिनॉल में। तो ये है आपका बहुत ही इजी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देख लेते हैं इसके यूजेस, क्या क्या यूज है। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज तो ये है कि डिसइंफेक्टेंट के रूप में, मतलब ये जो होते हैं बैक्टीरिया को, फंगस को, कवक, जीवाणु, विषाणु जो भी है उसे मारने का काम करते हैं, किल करने का काम करता है। इसलिए हम जो भी घरों में जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, फ्लोर होते हैं, उन्हें क्लीन करने के लिए उसमें फिनॉल डालते हैं। दूसरा ये है दवाइयां बनाने में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मेडिकल लाइन में काफी ज्यादा यूज होता है फिनॉल का। माउथ वॉश बनाने में यूज किया जाता है, क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट होते हैं। मतलब जो भी संक्रामक, जो भी वायरस, बैक्टीरिया वगैरह होता है उसे मारने के लिए जो है वो इसका जो है वो यूज किया जाता है। सॉरी, वायरस का तो नहीं, लेकिन बैक्टीरिया और जो भी फंगी, कवक वगैरह होता है उसे मारने के लिए जो है वो इसका यूज किया जाता है। डाइज बनाने में यूज किया जाता है। कलरफुल जो भी रंजक होता है, एजो रंजक, डाइज के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। इसका केमिकल रिएक्शन भी हम देख चुके हैं। कपलिंग रिएक्शन में आप लोगों को मिलेगा ये डाइज कैसे बनता है। नायलॉन बनाने में, जो कपड़ा उद्योग में जो नायलॉन बनता है ना, वो सब बनाने में भी इसका जो है वो यूज किया जाता है। कृत्रिम रेशम बनता है। बेकेलाइट के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। खैर बेकेलाइट तो आप फाइनल ईयर में अच्छे से पढ़ोगे क्या होता है बेकेलाइट। इंसुलेटर के रूप में जो है वो यूज किया जाता है। अभी हम देखते हैं टेस्ट। अगर कोई भी आपको लिक्विड दे दिया जाए, आपको पहचानना है कि फिनॉल है कि क्या है, तो आप कौन कौन सा टेस्ट करोगे। फेरिक क्लोराइड परीक्षण, पदार्थ के जलीय अल्कोहली विलयन में 1-2 बूंद फेरिक क्लोराइड अगर हम मिला दे तो बैगनी कलर का हो जाता है। अगर फिनॉल रहेगा तो बैगनी कलर का हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। और अगर फिनॉल नहीं होगा तो वो पर्पल कलर का नहीं होगा। तो ये एक टेस्ट का नाम है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो है वो फिनॉल परीक्षण में जो है वो किया जाता है। दूसरा है ब्रोमीन जल परीक्षण। यह मैंने आप लोगों को हैलोजिनेशन में थोड़ी देर पहले ही वीडियो अपलोड किया हुआ है। हैलोजिनेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रोमीन जल को अगर हम फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो व्हाइट कलर का अवक्षेप हमें जो है वो प्राप्त होता है। तो अगर हमें कोई लिक्विड दे दिया जाए, अगर हम उसमें ब्रोमीन जल मिलाते हैं, अगर उसमें व्हाइट अवक्षेप प्राप्त होता है सफेद कलर का, तो फिर वो हम पता लगा सकते हैं कि वो जो है वो आपका फिनॉल है। एक और टेस्ट होता है लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट करके जो है वो होता है, तो वो भी एक टेस्ट है। तो टेस्ट का नाम बताने का वैसे एग्जाम में नहीं आता है, बट एक नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को, ये टेस्ट जो है वो होता है। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सारे नोट्स आप लोगों को जैसा कि पता है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे बीएससी सेकेंड ईयर के। तो कल एक वीडियो और अपलोड होगा फिनॉल का। एमसीक्यूज में जो है वो अपलोड करूंगी। 20 से 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो होंगे, जिनकी तैयारी भी आप लोगों को करना है। आगे जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहां भी वो सब जो है वो काम आता है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।